we will start the most important thing, and the name of the most important thing is evaluation of crystal structure. इवेल्युएशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए 2-3 टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। देखिए सबसे पहला स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यूब, इसका पूरा फॉर्म क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है, तो इसके लिए इसको ध्यान से रखें, ध्यान से सुनिएगा। बॉडी सेंटर क्यूब, ये चीजें समझ में आई क्या? दूसरा एफसीसी मतलब फेस सेंटर क्यूब। ठीक है, एच सी पी हेक्सागोनल ठीक है, एचसीपी हेक्सागोनल सेंटर, ये क्या हो जाएगा? एचसीपी हेक्सागोनल सेंटर पैक्ड। ठीक है, हेक्सागोनल सेंटर पैक्ड ये। और एक 0 नंबर डाल के लिख लो सिंपल क्यूब। क्या लिख लो इसको? सिंपल क्यूब, सिंपल क्यूब। ठीक है, अगर मैं बीसीसी स्ट्रक्चर की बात करूं, सपोज ये क्या है, मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। यहां पे बना लेते हैं एक बड़ा सा स्ट्रक्चर, कलर चेंज करके बनाते हैं। एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं कलर चेंज करके। देखिए सपोज ये स्ट्रक्चर है कोई, सपोज ये कोई स्ट्रक्चर है, कंसीडर करते हैं ये कोई स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर मैं बीसीसी की बात करूं देखिए एक सिंपल क्यूब है ये सब आप 12th में पढ़े हो, इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कॉर्नर एटम है, एटम क्या होते हैं? कॉर्नर पे इस पे कॉर्नर पे एटम होते हैं। ठीक है, अब हमको क्या बोला है, पहला चीज ध्यान रखना, अगर हमको ये बोलेगा कि बॉडी सेंटर क्यूब, मतलब क्यूब ऐसे ही रहेगा, बस सेंटर पे एक क्या हो जाएगा, एक एटम आ जाएगा। कहां पे? ये सेंटर पे। बात समझ में आएगा क्या? तब इस टाइप के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग? बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यूब। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। दूसरी चीज अब ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कहां से आएगा मैं बताऊंगा, पहले ये बेसिक चीजों को आप समझिए। क्वेश्चन कहां से आएगा मैं बताऊंगा, पहले बेसिक चीजों को समझिए। अगर हमको क्वेश्चन पूछता है कि फेस सेंटर क्यूब, मतलब जो एटम होगा कहां होगा? फेस पे होगा। देखो बॉडी में तो एक ही बॉडी का, पूरे बॉडी का सेंटर तो एक ही होगा, इसीलिए बॉडी सेंटर क्यूब में क्या होता है? एक ही एटम रहता है, एक ही एटम रहेगा बॉडी सेंटर क्यूब पे। बट अगर फेस सेंटर क्यूब आ गया तो यहां पर भी फेस है, ये भी फेस है, ये भी फेस है, ये भी फेस है, और अगल बगल भी फेस है। मतलब दो कॉर, देखो दो इस साइड, दो इस साइड, ऊपर नीचे। समझ में आ गया? तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? एफसीसी स्ट्रक्चर, फेस सेंटर क्यूब स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, अति महत्वपूर्ण चीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ में आ गया? एक चीज मैं बता देता हूं, बीसीसी जो स्ट्रक्चर होता है वो ब्रिटल होता है, ब्रिटल। और एफसीसी जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है? डक्टाइल। क्या होता है? डक्टाइल। इसको लिख लीजिए कहीं पे। ठीक है, इसको आप लोग क्या कीजिए, लिख लीजिए कहीं पे। नाउ द नेक्स्ट वन देखते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक
अब देखो इवोल्यूशन ऑफ क्रिस्टल, ये तो चीजें हमको समझ में आएगी। अब कुछ कुछ चीजें जो मैं यहां पर लिख रहा हूं आप हमको ध्यान से देखिए। देखो ए क्या है, अब ध्यान सुनना, ए को मैं यहां पर डिनोट करता हूं लेटिस पैरामीटर, ये पैरामीटर है, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस को ए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटिस पैरामीटर, लेटिस पैरामीटर, ठीक है। और यहाँ पे आर को क्या डिनोट कर रहा हूं मैं, सपोज आर ये क्या है, रेडियस ऑफ एटम, ये जो एटम है ना इसके रेडियस, ये जो एटम है ना इसके रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ एटम, ये आपको ध्यान रखना, आर ओ ए लिखा हूं मतलब क्या है, रेडियस ऑफ एटम। यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होगी आई हो। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं, देखिए सपोज बीसीसी स्ट्रक्चर है, कोई बीसीसी स्ट्रक्चर है, और इसको मैं क्या बताया था आपको, ये कुछ स्ट्रक्चर होगा इस टाइप का, ठीक है। अब देखिए यहां पर भी ये भी एटम, ये भी एटम, ये भी एक एटम है, 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 ये एक एटम, ये एक एटम, बात समझ में क्या। अब बॉडी सेंटर क्यूब में क्या बोला है हमको, बीच में एटम रहेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बीसीसी स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ पर एक एटम रहेगा। यहाँ तक चीज़ें हमको क्लियर है, बात समझ में आया क्या, यहाँ यहाँ तक हमको सारी चीज़ें क्या है क्लियर है। मतलब अगर डायगोनली इसको करूँगा, ठीक है, तो ये ऐसे करके आएगा, है ना। अब देखिए ए मैंने क्या बताया था आपको, ए मैंने क्या बताया, लेटिस पैरामीटर, लेटिस पैरामीटर, ठीक है। आर क्या बताया था मैंने आपको, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, ठीक है। उसके बाद ए सी, ठीक है, ए सी बॉडी डायगोनल ऑफ यूनिट सेल, मतलब यहां से यहां तक जो है डायगोनल, डायगोनल को मैं क्या देता हूं, बॉडी डायगोनल, मैं बोल देता हूं बॉडी डायगोनल, ठीक है, बॉडी डायगोनल। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3, बात समझ में क्या, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3। बॉडी डायगोनल की बात करेंगे तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3। क्यों, क्योंकि ये तीन एटम साथ में रहेंगे, जैसे कि देखो ये है ना डायगोनल, तो मतलब ऐसा नहीं रहेगा, देखो ये क्या रहेगा, ऐसे डायगोनल ही रहेगा, ये एटम फिर ये जुड़ा रहेगा इससे एटम, ये बड़े बड़े एटम रहते हैं ये, तो जब यहाँ से यहाँ कर वो करोगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका रेडियस आर है, तो ये है ना, ये इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस भी आर है, इसका रेडियस भी क्या है, आर है, समझ में आ गया क्या। तो यहाँ पर क्या होता है, डायगोनल ऑफ द यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a√3, और a√3 जो होगा वो किसके बराबर होगा, ध्यान सुनना, देखना, ये क्या है, ये सेंटर पे है ना, ये क्या है, ये चीज़ें डायगोनली सेंटर पे है ना, ये सेंटर पे है, तो ये क्या है 2r, और सेंटर पे है तो r, ये टोटल कितना होगा, डायगोनल की वैल्यू 4r, है ना। तो अब बॉडी डायगोनल का वैल्यू क्या होता है, स्क्वायर शेप में a√3, तो ये किसके बराबर होगा, 4r इज इक्वल टू a√3, समझ में आ गया। तो a इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4r/√3, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4r/√3, ठीक है। तो यहां पर कुछ कुछ चीजें बता रहा हूं, उसको आपको ध्यान रखना है। ए ये डायरेक्ट यही चीजें पूछता है, A to R रिलेशन क्या होगा, किसके लिए, बीसीसी के लिए। सिमिलरली किसके लिए पूछेगा, एफसीसी के लिए पूछेगा, सिमिलरली और किसके लिए पूछेगा, एचसीपी के लिए पूछेगा, ठीक है। तो मैं एक एक स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता रहा हूं, इन्हीं सारी चीजों को पढ़ना है, क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है। अब ये मैं आपको एक निकाल के दिखाया, बट आपको समझ में आ गया क्या है, यही है। हमको थ्योरी ज्यादा नहीं पढ़ना है, जो चीजें आता है मैं उसके बारे में यहाँ पे आपसे बात करूंगा, ठीक है। देखिए बीसीसी स्ट्रक्चर, देखिए
बीसीसी स्ट्रक्चर के बारे में अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपसे, तो देखिए बीसीसी स्ट्रक्चर, ये सबसे पहले इसका एग्जाम्पल लिख लो आप लोग, ये बराबर आएगा आयरन, ठीक है, एक्सेप्ट 9 10 टू कितना 1400 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद वेनेडियम, मोलोब्लेडिनियम एक्सेट्रा, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बीसीसी जो होता है इसको आपको ध्यान रखना, ये हार्ड और ब्रिटल होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया हार्ड और क्या होता है, ब्रिटल। ये चीज समझ में आ गया आपको। अब जो चीजें यहां पर बता रहा हूं उसको आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन कहां से आएगा, ध्यान सुनना। ए टू आर रिलेशन क्या होगा, ए टू आर रिलेशन क्या होगा इसके लिए, अभी हम लोग निकाले हैं ए इज इक्वल टू क्या होता है 4r/√3, ठीक है। सेकंडली अगर मैं यही बात करूं कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, या फिर एवरेज नंबर ऑफ एटम, एवरेज नंबर ऑफ एटम, ये क्या होगा, एवरेज नंबर ऑफ एटम क्या होता है, ठीक है। तो इसको याद रखना, इसमें एवरेज नंबर ऑफ एटम कितना होता है 2। तीसरा चीज आपको ध्यान रखना है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब 8। फोर्थ याद रखना एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, ये एटॉमिक पैकिंग फैक्टर ये कितना होगा, ये होगा आपका 0.68, ठीक है। इसको ध्यान रखना। अब यहाँ पे कुछ चीजें जो आपको बताऊंगा, आपको लग रहा होगा सर क्या क्या लिखा दिए, समझ में नहीं आ रहा है, सर क्या क्या लिखा दिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसको आपको समझने के लिए करना कुछ नहीं है, बस याद रखना ए टू आर रिलेशन, ठीक है। ए टू आर रिलेशन ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आपने जो क्यूब बनाया है ना उसका वॉल्यूम के बीच का रिलेशन, वॉल्यूम क्या है कैसा है वो बताता है, मतलब साइज क्या रहेगा, शेप क्या रहेगा उसको बताता है, ठीक है। उसके बाद ये जो एवरेज नंबर ऑफ एटम ये क्या बताता है, ये बताता है कि एवरेज नंबर ऑफ स्ट्रेंथ कितना है, स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेंथ, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टीफनेस को रिप्रेजेंट करता है, किसको, स्टीफनेस को रिप्रेजेंट करता है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, इसको आपको क्या धरना है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं किसके बारे में, आपके बीसीसी स्ट्रक्चर के बारे में, है ना। तो ये सारी चीज़ें अब आपको जो है जब मैं एफसीसी बताऊंगा तब भी ये सारी चीज़ें रहेगी उसमें, यहीं से कुछ भी पूछ सकता है, ये जो आपके आंकड़े बताए जा रहे हैं ना इसी से कुछ भी पूछ सकता है। अब नेक्स्ट में आ रहा हूं आपका एफसीसी स्ट्रक्चर, मतलब फेस पे क्या होगा, क्यूब होगा। तो जो नेक्स्ट है सेकंड एफसीसी स्ट्रक्चर, फेस सेंटर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये क्या होता है पहले ही जान लो, इसको क्या होता है डक्टाइल होगा, ये क्या हो जाएगा, इसका नेचर क्या होता है डक्टाइल, ये हमको समझ में आ गया। अब डक्टाइल है तो इसका एग्जाम्पल भी लिख लीजिए, इसके एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। एग्जाम्पल क्या है, एल्यूमिनियम, कॉपर, निकिल, एयू, सिल्वर, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, बस ये सब एग्जाम्पल के साथ डक्टाइल एंड स्ट्रांग होता है, डक्टाइल एंड क्या होता है, ये स्ट्रांग होता है।
अब इसमें आपको जो चीजें मैं बताया हूं उसको ध्यान रखना। पहला A2R रिलेशन, ये क्या होता है इसमें, उसमें 4r/√2 होता है, इसमें 4r/, उसमें 4r/√3 होता है, इसमें क्या होता है 4r/√2 होगा। सेकेंड, एवरेज नंबर ऑफ एटम, एवरेज नंबर ऑफ एटम, एवरेज ANA मतलब एवरेज नंबर ऑफ एटम, इसमें जो एवरेज नंबर ऑफ एटम होता है 4 होगा। ठीक है। तीसरा जो चीज है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है इसमें, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है इसमें आपका ये 8 होगा। ठीक है, सॉरी ये एटॉमिक 4 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 12 होता है। ठीक है। फोर्थ देखते हैं एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, ये एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कितना होता है 0.74। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कितना होता है 0.74 इज द एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है। तो यहां से आपको क्वेश्चन जो होता है एग्जाम में आने को है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब सिमिलरली मैं HCP स्ट्रक्चर के बारे में लिखूंगा, किसके बारे में, HCP स्ट्रक्चर के बारे में, तो इसको आपको ध्यान रखना है। थर्ड जो स्ट्रक्चर है मेरा वो HCP है। ठीक है, थर्ड जो स्ट्रक्चर क्या होता है HCP, ये भी मतलब क्या होता है मोस्टली डक्टाइल मटेरियल होगा, बट इसको आप लेस डक्टाइल भी बोल सकते हो। इसको लिखो आप लेस डक्टाइल कंपेयर टू FCC एलिमेंट, लेस डक्टाइल कंपेयर टू FCC एलिमेंट, लेस डक्टाइल कंपेयर टू FCC एलिमेंट। ठीक है। इसका एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका जो एग्जाम्पल है वो है मैग्नीशियम, जिंक, जिरकोनियम, टाइटेनियम, कैडमियम, कोबाल्ट। ठीक है, ये सारे चीजें क्या है इसके एग्जाम्पल है, किसके HCP स्ट्रक्चर के क्या है ये एग्जाम्पल है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है। सिमिलरली अब इसके लिए भी हम क्या करेंगे A2R रिलेशन, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। A2R रिलेशन क्या है इसके लिए, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसका जो A इज इक्वल टू क्या होता है 2R। सेकेंड, एवरेज नंबर ऑफ एटम, एवरेज नंबर ऑफ एटम क्या होगा, एवरेज नंबर ऑफ एटम इसमें जो होगा वो होगा 6। ठीक है। थर्ड, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ये क्या हो जाएगा 12। फोर्थ, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, ये कितना होता है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर 0.74। सॉरी, इसका कितना मैंने लिखा, ओके ना करेक्ट 0.74। ठीक है, ये चीज़ें हो गया क्या, तो ये सारी चीज़ों को क्या करना है आपको ध्यान रखना है। अति महत्वपूर्ण चीज़ें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से क्वेश्चन जो होता है बराबर एग्जाम में आता है, मतलब आता है, इसको आने वाले को कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो इसको हमको क्या करना है, ध्यान रखना है। ओके, नाउ A इज इक्वल टू 2R, नाइस। ठीक है, HCP का ये, ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फिर से मैं बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। A2R रिलेशन वॉल्यूम के लिए रिप्रेजेंट करता है, एवरेज नंबर ऑफ स्ट्रेंथ और कोऑर्डिनेशन नंबर स्टीफनेस, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कितना होता है 0.68। ठीक है,
देखिए आयरन क्या होता है, 8 जितना ज़्यादा उतना स्टिफनेस ज़्यादा, मतलब स्टिफनेस कम मतलब ब्रिटल मटेरियल है, ठीक है। ए इज इक्वल टू क्या होता है 4R, इसको आपको ध्यान रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये जो भी डेटा मैं यहाँ पर प्रोवाइड किया हूँ वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मटेरियल साइंस मतलब यहाँ से क्वेश्चन 101% आपको देखने को मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ तो एफसीसी स्ट्रक्चर की, तो डक्टाइल होगा, स्ट्रांग होगा, एल्यूमिनियम कॉपर निकिल एयू एजी, ए टू आर रिलेशन क्या हो जाएगा 4R/√2, ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.74, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.74, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। यहाँ पर 2-3 चीज़ें जो देखे वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से माय डियर फ्रेंड्स, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, इसी टाइप से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में क्या है देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब मैं आता हूं क्या, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर नंबर पे, ठीक है। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर पे, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी देखिए HCP के लिए 2R रिलेशन एज इक्वल टू 2R याद रहना चाहिए। एवरेज नंबर ऑफ एटम ये कितना होता है 6, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 12, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर नंबर इज इक्वल टू क्या होता है 0.74, ये कितना होता है 0.74। इसके लिए जो लेस डक्टाइल कंपेयर टू FCC, ये आपको ध्यान रखना है, ये सारे एग्जाम्पल याद रखना है, क्योंकि कुछ भी आपको पूछ सकता है कि कौन सा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कौन सा स्ट्रक्चर है, मैग्नीशियम का कौन सा स्ट्रक्चर है, तो ये सारे स्ट्रक्चर का क्या करना है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज मुझे हम यहाँ पर देखेंगे, सॉरी, ये पोस्ट तो आपको पता ही है 7,900 प्लस पोस्ट आया हुआ है ना। आरआरबी जेई के लिए, सीबीटी 2 के लिए ये कोर्स का प्राइस आप देख लीजिए, और 2025 में जो सीबीटी 1 सीबीटी 2 होना है उसके लिए कोर्स प्राइस आप देख रहते हैं 777 में, इसके ये अवेलेबल है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद वॉल्यूम 2 की जो बुक्स हैं इसमें आप देख सकते हैं कि 844 पेजेस पे, आप देखिए 844 पेजेस पे कितने एमसीक्यू फॉर्म पे क्वेश्चंस होंगे, कितने एमसीक्यू फॉर्म पे न्यूमेरिकल होंगे, और उसके एवज में आप क्या कर सकते हो, ज़बरदस्त प्रैक्टिस करके आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हो, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड माई फेवरेट, सीबीटी 2 के लिए जो ये ई बुक लॉन्च किया गया है आरआरबी जेई नेविगेटर का, ठीक है। आरआरबी जेई नेविगेटर का ई बुक लॉन्च किया गया है, जिसमें 4041 क्वेश्चंस हैं, जिसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट वाइज सॉल्व प्रैक्टिस क्वेश्चन सभी टाइप के क्वेश्चंस हैं। इसमें प्रीवियस 14 ईयर के सॉल्व पेपर 2019 ये सारे क्वेश्चंस हैं, जिसको आपको ध्यान रखना है। प्राइस इसका क्या रखा गया है 333 रखा गया है, इसको आपको ध्यान रखना। प्राइस क्या रखा गया है 333 रुपीज़ रखा गया है। मतलब आप यकीन नहीं करिए कि इसका जो CBT 1 का जो लोग लिए हैं ना, CBT 1 का जो लोगों ने भी परचेस किया है, ठीक है, CBT 1 का जो लोगों ने भी परचेस किया है वो लोगों ने तबाही मचा के रख दिया है। CBT 1 का जो लोगों ने भी परचेस किया है तबाही मचा के रख दिया है। अब आपकी बारी है CBT 2 का नेविगेटर लेने की, अब आपकी बारी है CBT 2 के नेविगेटर को लेने की, तो उसको आप अवाइल कीजिए और अपने एग्ज़ाम को बेहतर बनाइए, ठीक है। क्योंकि इसमें मॉडरेट, इजी और टफ लेवल के, मॉडरेट, इजी एंड टफ 3 लेवल के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर रखे गए हैं, ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर कर पाए और बेहतर तरीके से एग्ज़ाम को दे पाए, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज, इट डिफाइंड, इट डिफाइंड एज, यहीं से चालू करते हैं। इट डिफाइंड एज
the ratio of it defined as the ratio of volume occupied, it defined as the volume occupied by average number of atom to the volume of unit, ठीक है, यूनिट सेल. It defines the ratio of volume occupied by the average number of atom to the volume of unit cell. तो अगर आपके एग्जाम में आएगा APF एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, तो ये 4-5 रेशियो दे रहे हैं कुछ कुछ चीजों का, तो इस रेशियो को बस याद रखिएगा. वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, यूनिट सेल. वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है. इसमें क्या है, एवरेज नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इसको ध्यान रखेंगे. किसके बारे में पूछा गया है, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर के बारे में पूछा गया, ठीक है. अब देखिए ये जो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर की बात किया है इसमें, तो वॉल्यूम है ना. अब यहाँ पर वॉल्यूम अलग अलग रखेगा. माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है. अब अलग अलग चीज़ों के लिए मैं आपको क्या बता दे रहा हूँ, यहाँ पे वॉल्यूम बता दे रहा हूँ. ये एटॉमिक पैकिंग फैक्टर है, बस यहाँ पर वॉल्यूम अलग अलग चीज़ों के लिए रखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर डिफरेंट डिफरेंट के लिए निकल जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पर जो 3 चीज़ें मैं लिख रहा हूँ उसको ध्यान रखना. पहला चीज, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर किसके लिए, BCC स्ट्रक्चर के लिए. तो ये क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, एवरेज नंबर मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. ये क्या हो जाएगा, 4r/√3 पूरे का क्यूब. 4r/√3 पूरे का क्यूब. दूसरा, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर BCC हुआ, ये FCC होगा. मतलब यहाँ पे एवरेज 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, 4r/√2. 4r/√2 ये पूरे का क्या हो जाएगा, क्यूब. तो इसको आपको ध्यान रखना है. इस दोनों का आपको ध्यान रखिएगा. HCP का नहीं भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, काम चल जाएगा. बस ये दोनों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है. यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई, आई होप. एटॉमिक पैकिंग फैक्टर ये फॉर्मूला होता है, इसको आपको ध्यान रखना है. उसके बाद आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर BCC के लिए, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर किसके लिए, FCC स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है. तो इसको आपको ध्यान रखना है. नाउ द नेक्स्ट वन, अब देखिए एलोट्रॉप. ये क्वेश्चन आया हुआ है, एलोट्रॉपी. एलोट्रॉपी एलोट्रॉपी क्या होता है, एलोट्रॉपी ध्यान से सुनिएगा. इट डिफाइंड अस इट डिफाइंड the tendency
the tendency of an element it defined as the tendency of an element to exist in different crystalline structure at different temperature and pressure at different temperature and pressure. ठीक है. It defines the tendency of an element to exist in the different crystalline structure at different temperature and pressure. इसी क्या बोलते हैं? एलोट्रॉपी. It defines the tendency of an element to exist in different crystal structure at different temperature and pressure. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एलोट्रॉपी. इसको ध्यान रखेंगे आप लोग. बस इस चीज को आपको क्या करना है? ध्यान रखना है. ठीक है. अब जो कुछ ना मतलब मैं कंटेंट लिख रहा हूं उसको आप हूबहू आप ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और उस चीजों को आपको रीड करके जाना है. क्या कि क्वेश्चन जो होता है कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजों को क्या करना है? मेरे को कराना है. तो इसको यहां पर मैं कुछ कंटेंट लिख रहा हूं उसको आप ध्यान से देखिएगा. ठीक है. ये इसके कैरेक्टरिस्टिक, एलोट्रॉपी के कैरेक्टरिस्टिक लिख लीजिए. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलोट्रॉपी ट्रांसफॉर्मेशन. Characteristics of allotropic ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है. अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? पहला इसको ध्यान रखेंगे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज ड्यू टू चेंज टेम्परेचर एंड प्रेशर. ये होना चाहिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है. क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज ड्यू टू change temperature and pressure. Second, A to R relations change volume of the unit cell. A to R relation change volume of the unit cell will change density of material will change. A to R relation change होगा तो क्या हो जाएगा? यूनिट चेंज, डेंसिटी क्या हो जाएगा? सॉरी, A to R रिलेशन चेंज, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल विल चेंज होगा. देन क्या होगा? यहां पे पजल्ड नहीं होना, विल चेंज. उसके बाद ये चेंज होगा, देन डेंसिटी ऑल्सो चेंज. डेंसिटी ऑफ मटेरियल विल ऑल्सो चेंज होगा. ठीक है.
इसको आपको ध्यान रखना, डेंसिटी ऑफ मटेरियल विल ऑल्सो चेंज। थर्ड वन, एवरेज नंबर ऑफ एटम विल चेंज, एवरेज नंबर ऑफ एटम्स विल चेंज, average number of atom will change, strength of the material, average number of atom will change, strength of the material will change, strength ये बताया था क्या, A2R किसके लिए है, एवरेज नंबर ऑफ किसके लिए, स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल चेंज ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ बॉन्ड्स। फोर्थ, कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज, कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज, स्टीफनेस ऑफ मटेरियल, स्टीफनेस ऑफ द मटेरियल will change। That means young modulus change। यंग मॉडुलस क्या, ई वाला, यंग मॉडुलस क्या हो जाएगा, चेंज। ठीक है, तो ये इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है, अति महत्वपूर्ण चीजें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं आपको चारों पॉइंट दे देगा, बोल देगा कि एलोट्रॉपिक के कैरेक्टरिस्टिक विच आर नॉट या विच आर दी एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशंस। क्वेश्चन ऐसी आएगा, ऐसी लंबा लंबा क्वेश्चन रहेगा, बड़ा बड़ा लिखा रहेगा। आपको डरना नहीं है, क्योंकि आप पढ़े हो मेरे से। अगर आप मेरे से पढ़े हो तो आप डरना ही नहीं है। समझ में आ गया? तो उसको ध्यान से सुनिए। उसके बाद जो फिफ्थ है, फिफ्थ एक पॉइंट और लिख लेते हैं इसमें। फिफ्थ पॉइंट जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ पॉइंट ये है, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर विल चेंज। अब देखो, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, ये चेंज होगा तो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या बताता है, डक्टिलिटी या ब्रिटलनेस, डक्टिलिटी ब्रिटलनेस, ये सब क्या हो जाएगा, डक्टिलिटी ब्रिटलनेस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा। तो इतना सारा चीज का क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। जो भी चीजें यहां पर मैं बता रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सीलेंट तरीके से आपको करना है इसको, और जैसा मैं करा रहा हूं वैसा ही करना है। समझ में आ रहा है? जैसा मैं करा रहा हूं वैसा ही करना है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। देखिए, एक टॉपिक आता है मिलर इंडेक्सेस। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। इतने टॉपिक से आपको क्वेश्चन बराबर देखने को मिलेंगे। ये जो टॉपिक मैंने बताया ना अभी तक, यहां से क्वेश्चन आपको बराबर देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अब है, यहां पर देखते हैं हम लोग मिलर इंडिसेस। ठीक है,
मिलर इंडेक्सेस क्या बोलता है इसमें, देखिए सबसे पहले तो जानिए मिलर इंडेक्सेस का मकसद क्या चीज है। मिलर इंडाइसेस ऑफ प्लेन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिलर इंडाइसेस? ये क्या है इसका पर्पस, इसका सबसे पहले पर्पस आप जान लीजिए। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है डिस्टेंस बिटवीन एटम प्लेन्स को आइडेंटिफाई करना, एटम्स प्लेन्स को क्या करना, आइडेंटिफाई करना। ठीक है, सपोज सपोज ठीक है, सपोज ध्यान सुनिएगा, ये सपोज ये क्यूब है, सपोज कंसिडर करो क्या क्यूब ही है। ठीक है, ये क्यूब है, ये क्यूब, ये है और ये है। ठीक है, अब देखिए ये जेड, ये एक्स एक्सिस, और ये क्या है हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स वाई जेड एक्सिस है, इसको मैं नॉमेनक्लेचर करता हूं, किससे, ए बी सी एंड डी से, देन ई एफ, ठीक है, जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अगर अब हमको क्वेश्चन में पूछेगा कि ए बी सी डी, देखिए ए बी सी डी ये प्लेन ये वाला है, अब हमको ए बी सी डी का मिलर इंडेक्सेस फाइंड आउट करना है। ठीक है, किसका, ए बी सी डी का हमको क्या करना है, मिलर इंडेक्सेस फाइंड आउट करना है ए बी सी डी का। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये ए बी सी डी को अगर मैं, ये एक्स एक्सिस पे ऐसे है, देखो एक्स एक्सिस पे है ना, ठीक है, एक्स एक्सिस पे है ये, देखिए ये एक्स एक्सिस ऐसा आया हुआ है, और ये क्या है यहाँ पे ए बी सी एंड डी। अब इसको ध्यान समझिएगा, ये किसके परपेंडिकुलर लग रहा है हमको, एक्स के है ना, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ए वन बोलते हैं। और पैरेलल किसके किसके है, ये प्लेन जो है ये ए बी सी डी प्लेन वाई और जेड के पैरेलल है क्या, वाई और जेड के पैरेलल है ना, तो इसको हम बोल देंगे इनफाइनाइट। ठीक है, एक्स वाई जेड। ठीक है, इसके बाद इसका हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकाले, ये जो फाइंड आउट किए इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट। दूसरा क्या चीज फाइंड आउट करेंगे, रेसिप्रोकल। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल कीजिए, क्या होगा, 1/1, 1/इनफाइनाइट एंड 1/ क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल कर दिए। इसके बाद जो थर्ड वन करेंगे उसको रेशनलाइज करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/0/0। तो इसीलिए ए बी सी डी का जो मिलर इंडेक्सेस होगा वो क्या हो जाएगा 1/0/0, 1/0/0, सॉरी इसको ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे 1/0/0, 1/0/0। ये बात क्लियर हुआ क्या, 1/0/0 क्या करेंगे, इसको आइडेंटिफाई करेंगे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। सिमिलरली अगर ए एफ जी जेड के बारे में बोला तो देखिए
अब देखिए ए बी सी डी, उसके बाद अगर हमको क्वेश्चन में ये बोल दिया, ये तो समझ में आ गया कि ए बी सी डी के बारे में बोला है तो हम लोग को ये कर लिए। उसके बाद ए एफ जी डी, ए एफ जी डी, अगर डायगोनल प्लेन के बारे में बोल दिया तो क्या होगा? अब डायगोनल प्लेन के बारे में बोल दिया तो क्या होगा? सपोज हमको क्वेश्चन में बोला भैया इसका निकालो, ए एफ जी डी के बारे में निकालो, ठीक है, ए एफ जी डी के बारे में निकालो, मिलर इंडेक्सेस। तो ए एफ जी डी के बारे में जब आप मिलर इंडेक्सेस निकालोगे, देखो किससे किससे टकरा रहा है, एक्स और वाई से टकरा रहा है ना। देखिए ये ऐसा प्लेन है तो ये एक्स वाई दोनों से टकरा रहा है, लेकिन जेड के क्या है, पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 1, जिसे टकरा रहा है उसको 1 1 बोलते हैं, और जेड क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/1 1/1 1/इनफाइनाइट। तो मिलर इंडेक्सेस क्या हो जाएगा इसके लिए, 1 1 0। इसको ध्यान रखेंगे। अब आई होप कुछ भी पूछेगा तो आप इसको क्या कर सकते हो, बता सकते हो। कुछ भी टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछेगा, किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो आप इजीली क्या कर सकते हो, उसको बता सकते हो, ठीक है। तो ये हम मिलर इंडेक्सेस देखेंगे। मिलर इंडेक्सेस का कुछ और पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।